तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्योंकि हमने इससे पहले अगर बुक की रेफरेंस लें तो हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं कि इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हो रही है 1947 से लेकर आज तक का उसका व्यू हम देख रहे हैं उसमें। और उस डेवलपमेंट के साथ साथ जो है एनवायरनमेंट को हमने जो जहाँ नुकसान पहुंचा, तो एनवायरमेंटल क्राइसिस के ऊपर हमने एक टॉपिक डिस्कस किया। तो अब जो एनवायरनमेंट है और डेवलपमेंट है, ये दोनों कोरिलेटेड टॉपिक हो जाते हैं। अगर हम डेवलपमेंट जब कर रहे हैं तो वो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाने लग जाए तो फिर वो डेवलपमेंट सस्टेन नहीं कर पाएगी लंबे टाइम तक। हमारी फ्यूचर जनरेशंस के लिए वो आज की डेवलपमेंट खतरा बन जाएगी। इसीलिए ये टॉपिक शुरू होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। तो इसके लिए अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें तो क्या है डेफिनेशन की, डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन, कि आज की जो जनरेशन है उसकी नीड्स को पूरा कर रही है डेवलपमेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग, बिना नुकसान पहुंचाए द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना यहां पर कि द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड। क्या कह रहे हैं यहां पर कि हमने ऐसा डेवलपमेंट करना है जो आज की जनरेशन की जरूरतें तो पूरी कर दे, लेकिन इस शर्त पे नहीं कि वो फ्यूचर की जनरेशन की नीड्स को नुकसान पहुंचा रही है। विदाउट कंप्रोमाइजिंग द नीड द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स, कि इस डेवलपमेंट में ये खासियत रहेगी कि हमारी जरूरतें पूरी कर रही है लेकिन कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को। ये नहीं है कि हम आज जो रिसोर्सेज इस तरह से यूज कर लें कि फ्यूचर जनरेशन के पास रिसोर्सेज बचे ही ना और वो अपनी डेवलपमेंट ना कर पाए, उनकी बेसिक नीड्स, उनका वेलफेयर ना हो। ठीक है, तो ऐसी डेवलपमेंट जो आज की डेवलपमेंट को भी ध्यान में रखती हुई और फ्यूचर की जनरेशन की जो डेवलपमेंट है उसको भी कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, वो डेवलपमेंट कहलाती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऐसी डेवलपमेंट जो लंबे टाइम तक सस्टेन करे, फ्यूचर जनरेशंस तक सस्टेन करे, तो वो कहलाती है हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसके लिए बहुत सारे एनवायरमेंटल जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने सजेशंस दिए हैं कि किस तरह से आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर पाओगे। तो जैसे कि हम इसके लिए स्ट्रेटजीज बना लेते हैं। क्या स्ट्रेटजीज हम इसके लिए बना सकते हैं? तो पहला क्या लिखा, यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, कि जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी है वो दो तरह के हैं। मुझे लग रहा है कि आप जानते होंगे कि एक कन्वेंशनल है और एक नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। अगर हम कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करें तो जो कोयला है, जो पेट्रोलियम है, जो उसको हम कई सालों से हम उसको यूज करते हैं, 50 60 70 साल हो गए हम उनको उन रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, तो वो हमारे कन्वेंशनल सोर्सेज कहलाएंगे। लेकिन नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज क्या हैं जो रिसेंटली डेवलप हुए हैं, जैसे विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, जिसके ऊपर हमने बात भी करनी है अभी इसमें। तो इस तरह के रिसोर्सेज जो नॉन कन्वेंशनल हैं उनके ऊपर फोकस करना है हमने, उनको यूज करना है। और जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनका कम से कम यूज करना है, उनका लॉजिकल यूज करना है, रैशनल यूज करना है। और जो उसके बाद हम अगला अगर पॉइंट डिस्कस करें तो वो क्या है, एलपीजी गोबर गैस इन रूरल एरियाज। दूसरी स्ट्रेटजी हमारी ये हो सकती है कि जो रूरल एरियाज हैं वहां पर ज्यादातर हम देखते हैं कि लोग जो फ्यूल का जो यूज करते हैं एनर्जी के लिए, तो वो लकड़ी का यूज कर लेते हैं, जो काउ डंग से जो डंग केक बनते हैं उनका यूज करते हैं। उससे क्या है, पोल्यूशन ज्यादा होता है, एनवायरमेंट पोल्यूशन ज्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ज्यादा होती है, तो फिर वो एनवायरमेंट के लिए चैलेंज बन जाता है। तो इसका अल्टरनेट क्या है? अल्टरनेट है एलपीजी को यूज करना, गोबर गैस को यूज करना। एलपीजी का यूज कैसे, जैसे हम देखते हैं कि आज हमारे घरों में एलपीजी सिलेंडर हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे क्या है कि जब भी हम एलपीजी को यूज कर रहे हैं तो पोल्यूशन आप देखो बिल्कुल नाम मात्र पोल्यूशन नहीं होता उससे, लेकिन अगर हम लकड़ी जलाएंगे तो धुआं जनरेट करेगी, तो वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगी, तो वो एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाएगी। तो एलपीजी का और गोबर गैस का अगर रूरल एरिया में यूज होने लग जाए तो वो भी क्या होगा, उससे इंपैक्ट यही पड़ेगा कि एनवायरमेंट को हम बचा पाएंगे।
और आगे क्या है, सीएनजी इन अर्बन एरियाज। अब अर्बन एरियाज में सीएनजी का जो यूज है उसको बढ़ाने की, उसको प्रमोशन देने का काम चल रहा है। ये क्या है, ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, ये वो गैस है जिससे हम जो है उनको व्हीकल्स में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आजकल जैसे दिल्ली जैसे एरिया में हम क्या देख रहे हैं कि सीएनजी पर चलने वाली बसेस का यूज हो रहा है, व्हीकल का यूज हो रहा है। आज हमारे जो इवन पैसेंजर व्हीकल्स जो हैं उनको सीएनजी में हम प्रमोट कर रहे हैं, है ना। सीएनजी सिलेंडर किट लगी होती है कारों में भी। तो ज्यादा से ज्यादा अर्बन एरियाज में बजाय कि हम पेट्रोल का यूज करें ट्रांसपोर्टेशन के लिए, डीजल का यूज करें, हम सीएनजी का यूज करें तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि सीएनजी जो है वो बहुत जो है ऐसा फ्यूल है हमारे लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है कम ओमिट करता है और पोल्यूशन नहीं होने देता, इसीलिए इसके यूज पर ज्यादा जोर दिया जाता है। आगे क्या है, विंड पावर। विंड पावर क्या है, ये भी बड़ा सिंपल सा टॉपिक है कि हमें जो विंड एनर्जी है उसको यूज करके टरबाइन चलाए जाए। आपने देखा होगा विंड मिल्स का यूज कैसे होता है कि बड़ी बड़ी फैंस टाइप वो विंड मिल्स होती हैं जो फैन घूमता रहता है, उससे क्या है जो नीचे टरबाइन्स जो लगी हैं वो टरबाइन्स घूमती हैं, विंड का फ्लो पड़ता है तो फैंस घूमते हैं और वो फैंस जो हैं नीचे टरबाइन्स को चला देते हैं और टरबाइन्स चलती हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देती हैं वो टरबाइन्स। तो विंड पावर का ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाए बजाय कि कोल के या हाइड्रो जो पावर हम यूज कर रहे हैं उसकी जगह विंड पावर का ज्यादा यूज किया जाए, क्योंकि वो जो दूसरे कन्वेंशनल तरीके हैं वो बहुत ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। फिर सोलर पावर का यूज किया जाए थ्रो फोटोवोल्टिक सेल्स का यूज करके। इससे क्या है, आप रिमोट एरियाज में, क्योंकि हमारा देश जो है वहाँ इसकी लोकेशन ही ऐसी है कि हमें सनरेज खूब अच्छी मिलती हैं, थ्रू आउट द ईयर हम सनरेज का यूज कर पाते हैं। तो वो उन्हीं सनरेज को अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी में, जो कि पॉसिबल है आज बड़े इजीली, तो रिमोट एरियाज में भी हम इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा सकते हैं सोलर पावर का यूज करते हुए। तो जो ट्रांसमिशन लॉस है, जो बड़े बड़े हमें इक्विपमेंट्स वहां तक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट सोलर पावर का यूज करके हम उसका जो इनिशिएट करके हम सोलर पावर का यूज करके हम जो है एनर्जी वहां जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह से मिनी हाइडल प्लांट हम यूज कर सकते हैं। मिनी हाइडल प्लांट्स क्या हैं कि जो छोटी छोटी नदियां बह रही हैं उन नदियों पर भी टरबाइन्स का यूज करके, टरबाइन्स उनसे चलाकर वहां पर जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाए और वो लोकल एरिया की नीड को वो पूरा कर दे। इसी तरह से आगे क्या है, ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस। हमारा जो देश है उसकी जो ट्रेडिशनल नॉलेज है वो इस तरह की थी कि हमारे लोग एनवायरनमेंट को उसको एक्सप्लॉयटेटिव वे में नहीं यूज करते थे, वो उसका एनवायरनमेंट को अपना हिस्सा मानते थे। तो इसीलिए जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, हमारी प्रैक्टिसेस हैं, उसी के ऊपर दोबारा हमें एक बार जानने की जरूरत है। जैसे आज हम देखते हैं कि नीम का जो पौधा है वो बहुत सारी मेडिसिनल उसमें यूज है उसके। तो बजाय कि हम दूसरे केमिकल जो मेडिसिन बनती हैं, केमिकल वाली मेडिसिन जो बनती हैं, उनका जो इंडस्ट्रीज में तैयार होंगी वहां केमिकल्स का यूज होगा, वही केमिकल वेस्ट जो वाटर में मिलेगा या एयर को पोल्यूट करेगा। बजाय उनके हम अगर नीम से बने हुए जो प्रोडक्ट हैं उनका यूज करें। जैसे आज आप देखते हो कि आजकल हर्बल प्रोडक्ट्स बड़े चलते हैं कि आजकल साबुन भी हर्बल है, आपका टूथपेस्ट भी हर्बल है। वो किस लिए? क्योंकि वो हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज को वो एक तरह से रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो हमें उस तरफ शिफ्ट होने की जरूरत है कि हम जो प्रोडक्ट है केमिकल से बच के हम हर्बल की तरफ जाएं, तो वो ज्यादा हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा रहेगा। फिर है आगे बायो कंपोस्टिंग। इसका क्या मतलब है कि आज के टाइम जो जैसे हमने देखा कि ग्रीन रेवोल्यूशन की हमने, तो उसमें हम बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं। तो फर्टिलाइजर का यूज जो है वो इतना एक्सेसिव यूज कर लिया कि हमने ग्राउंड वाटर को स्पॉइल कर दिया, हमने जो सोइल है उसकी जो फर्टिलिटी है उसको खत्म कर दिया। तो आज जरूरत है कि हमें बायो कंपोजिट का यूज करें, हम ऐसी खाद को यूज करें जो गोबर से तैयार हुई है ना, और जो इस तरह का हम जो फर्टिलाइजर है जो डीकम्पोज वेस्ट मटेरियल है उसको एज अ कंपोजिट यूज करें, तो वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा क्योंकि हम केमिकल फर्टिलाइजर से बचेंगे। इसी तरह से
बायो पेस्ट कंट्रोल की बात आती है, जो आज हम इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, केमिकल्स यूज कर रहे हैं कि हम पेस्ट कंट्रोल कर रहे हैं, उसकी जगह हम ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं जो हम नेचुरली हम उसको उससे हम क्या है पेस्ट कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे नीम से बनी हुई ऐसी मेडिसिन बन जाती हैं जो कि पेस्ट को कंट्रोल कर लेती हैं। इवन ये भी एनवायरमेंटलिस्ट जो सजेशन देते हैं कि हमें ऐसे पशुओं को पालना चाहिए, ऐसे जीवों को पालना चाहिए जो पेस्ट कंट्रोल करने में हमें हेल्प करें। जैसे स्नेक्स हैं, वो पेस्ट जो माउस हैं उसको उससे प्रोटेक्ट करते हैं हमारी फसल को, अगर उनको पाला जाए तो। पीकॉक हैं, वो प्रोटेक्ट करती हैं हमारी फसल को। तो इस तरह से बायोपेस्ट कंट्रोल का भी तरीका अडॉप्ट किया जा सकता है, जिससे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो गोल है हमारा उसको अचीव कर सकते हैं। तो ये कुछ स्ट्रेटजीज हैं जिसको यूज करके हम जो हमारा जो मकसद है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का उसको अचीव कर सकते हैं। तो ये एक छोटा टॉपिक था जो हमने डिस्कस किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई डाउट है तो उस डाउट को क्लैरिफाई करें, मेरे से बात करें और हम इसको सॉल्व डाउट को जो है सॉल्व करेंगे। थैंक यू।